हेलो एंड वेलकम टू गियर अप। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। फर्स्ट लॉ जो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का, वो किस किस के लिए एप्लीकेबल होता है, पहले हमें ये जानना चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जो फर्स्ट लॉ है ये एप्लीकेबल होता है केवल और केवल किसके लिए, अगर हमारा सिस्टम जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस से गुजर रहा है, या फिर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस से गुजरता है, या फिर हमारा सिस्टम ओपन सिस्टम है, या फिर क्लोज है। तो इन चारों कंडीशन में ही हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल रहने वाला है। और इसका जो सबसे पहला स्टेटमेंट है वो आता है एनर्जी ट्रांसफर के बारे में। हमने कहा था अगर हमारा कोई भी सिस्टम है और उसमें आपको एनर्जी गेन करना है, मतलब उसकी एनर्जी को बढ़ाना है ताकि उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है वो बढ़े, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हीट को या वर्क को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना, एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसके सिवाय कोई और दूसरा मेथड नहीं है, हीट और वर्क को ट्रांसफर करने के सिवाय कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे आप किसी सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज कर सकें या एनर्जी को गेन कर सकें, या फिर उस एनर्जी को लॉस कर सकें उससे। क्लियर है? तो यही हमारे दो मेथड हैं। तो हमने कहा जो भी हमारा सिस्टम है, अगर उसमें एनर्जी को गेन करना है तो उसमें हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा या वर्क ट्रांसफर करना पड़ेगा। एनर्जी को लॉस करना है तो उस सिस्टम से हीट को रिजेक्ट करना पड़ेगा या उस सिस्टम से हमें कुछ वर्क कराना पड़ेगा, क्योंकि हीट और वर्क ही दो तरीके हैं जिससे हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात आती है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है हमारा हीट और वर्क के बारे में। हीट और वर्क के बारे में क्या है कि हम हीट को वर्क में बदल सकते हैं और वर्क को हीट में बदल सकते हैं। मतलब ये दोनों ही क्या है, म्यूचुअली कन्वर्टेबल हैं। अब हीट को वर्क में कैसे बदला जा सकता है, तो इसका सबसे फेमस एग्जांपल आता है हमारा स्टीम इंजन। स्टीम इंजन के बारे में आपको पता होगा कि हमें जब भी हीट को वर्क में कन्वर्ट करना होता है, हम क्या करते हैं, हीट अप करते हैं किसको, किसी भी लिक्विड को हीट अप करने से वो वेपर फॉर्म में बदलता है, और वही वेपर जब एक्सपेंड होता है किसी पिस्टन पे तो वो हमें वर्क देता है। तो ये होता है हमारा स्टीम इंजन। जब हमारा स्टीम इंजन बना था तब थर्मोडायनेमिक्स नहीं थी और हमें ये भी नहीं पता था कि ये हीट का वर्क में कन्वर्जन कैसे हो रहा है। जब हमें ये पता चला तो हमने थर्मोडायनेमिक्स जैसे सब्जेक्ट को बनाया और उसके साथ थर्मोडायनेमिक्स हमारा स्टार्ट हुआ। मतलब ये फाउंडेशन है थर्मोडायनेमिक्स का। कौन? स्टीम इंजन। और हम बात करें वर्क को हीट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यू कैन डू इट जस्ट बाय रबिंग योर हैंड्स। सिंपली नेचर में जो भी प्रोसेस है वो उसमें फ्रिक्शन होता है। तो जब भी आपका कुछ वर्क होता है वहां पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, वहां पे हीट जनरेट होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप हीट को वर्क में बदल सकते हैं और वर्क को हीट में बदल सकते हैं। और इसी फर्स्ट लॉ को साबित करने के लिए हमारे पास आए थे जूल। इसीलिए इस लॉ को बोला जाता है क्या, जूल्स लॉ। ये कहलाता है हमारा जूल्स लॉ। इनने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट दिया जिसको हम बोलेंगे जूल्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, जूल जी ने क्या किया, इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक एक्सपेरिमेंट से समझाया, और ये लॉ जो है इन्हीं के नाम पे पड़ गया। हालांकि पहले मेयर ने भी बताया था। ठीक है, तो ये जूल एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, ये बताता है वर्क और हीट का, या फिर हीट और वर्क का रिलेशन। यहाँ पे अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, आपके पास ये कोई एडियाबेटिक वॉल है कुछ इस तरीके से, दिस इज योर एडियाबेटिक वॉल। यहाँ पे हमारा एडियाबेटिक वॉल है और इसके ऊपर से हमने एक इंसुलेशन लगाया है, कुछ कवर लगाया है इस तरीके से। और इस इंसुलेशन में से हमने किसी एक थर्मोमीटर को इसमें डाल रखा है। वो थर्मोमीटर इसके टेम्परेचर को मेजर करेगा, किसके, जो भी हमने इसमें फ्लूइड भरा है उसके। ठीक है, ये हमारा फ्लूइड है। अब होता क्या है, इसमें हमने लगा रखा है एक पैडल व्हील अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है, रोटर लगा है और यहाँ पे है हमारा पुली। ये जो पुली है इसे हम बांध देते हैं किसी रस्सी से, और ये जो रस्सी है इसे हमने किसी एक छोटी पुली पे लगा दिया कुछ इस तरीके से, ताकि हम इस पे क्या कर सकें, एक वेट लटका सकें। ये जो वेट है ये धीरे धीरे नीचे जाता है। जैसे जैसे ये वेट नीचे जाएगा, ये है हमारा एडियाबेटिक वॉल। ये हमने कहा ये है पूरा एडियाबेटिक वॉल। इससे जो हीट ट्रांसफर होगा वो जीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये है एडियाबेटिक वॉल। और जो हमने ऊपर किया है वो है हमारा इंसुलेशन। इसको हम कभी भी हटा सकते हैं, इससे भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। अब हम बात करें कि होता क्या है, जैसे जैसे वेट नीचे जाता है, ये रस्सी के कारण, खींचने के कारण ये क्या करता है, ये घूमता है ये पुली। और ये घूमता है तो आपका जो यहाँ पे रोटर है, ये घूमता है तो हमारा ये रोटर घूमता है। और इस रोटर के घूमने के कारण फ्लूइड को कुछ काइनेटिक एनर्जी मिलती है। और जब भी हम पढ़ते हैं हमारा
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उससे पता चलता है कि जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी किसी सिस्टम की बढ़ती है, मतलब कि उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ गई है और टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे थर्मोमीटर पे कुछ आपको पहले से ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा। अगर ऐसे मिलता है और आप इस इंसुलेशन को हटा देते हैं, इंसुलेशन को अगर आप हटाएं तो क्या होगा, ये जो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर रहा होगा पहले इस फ्लूइड का, आपने इसको हीटअप किया कैसे, काइनेटिक एनर्जी दे करके, जब वेट नीचे गया तो इसका टी फाइनल हमारा कुछ टेम्परेचर बना, और जब आपने इस इंसुलेशन को हटाया तो ये टी फाइनल अगेन टी आई हो गया, टी इनिशियल हो गया, बिकॉज इसने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन किया, और जब तक पूरा का पूरा हीट ट्रांसफर नहीं हो जाता सराउंडिंग को, तब तक ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आता। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट करी होगी। तो इससे क्या पता चलता है कि टेम्परेचर जो है वो कम हुआ, उसने हीट रिजेक्ट करी। हीट रिजेक्ट क्यों करी, क्योंकि आपने कुछ वर्क दिया था। तो इससे पता चलता है कि जैसे जैसे आप वर्क दे रहे हैं या इस वर्क को बढ़ाते हैं, जितना ज्यादा ये डाउनवर्ड जाएगा, उतना ज्यादा ये घूमेगा, उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा आपकी हीट रिजेक्शन होगी सराउंडिंग में, जिसके कारण इससे क्या पता चलता है कि वर्क से हीट क्या हुई, प्रोड्यूस हुई। तो वर्क से हीट तो प्रोड्यूस हुई, बट वर्क के बढ़ने के साथ साथ हीट भी बढ़ेगी, तो आउटपुट में हीट बढ़ेगी, और इसी का ही आप रिवर्स रिलेशन भी देख सकते हैं। तो यहीं से हमें जूल ने बताया कि कैसे हीट और वर्क जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप रखते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात हमें जूल ने क्या बताई कि जितना आप किसी भी सिस्टम को वर्क देंगे, आपको जो मिलने वाली हीट है वो इक्विवेलेंट अमाउंट में होगी, मतलब इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क से आपको केवल और केवल इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट ही मिल सकती है, या फिर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट से आपको इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क मिलेगा। दैट मीन्स ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और जैसे कि हम देखते भी हैं, जो हमारा हीट है वो क्या है, लो ग्रेड एनर्जी है। तो अगर हमें उसे वर्क में कन्वर्ट करना है तो क्या हम पूरा पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वर्क को अगर मुझे हीट में करना है तो मैं पूरा पूरा उसको कन्वर्ट कर सकता हूं। तो इसीलिए जो मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप हीट और वर्क की बात करें, वो इक्वल नहीं हो सकते। आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट अगर आप दे रहे हैं, मतलब अगर आपने 5 किलो जूल हीट दी किसी सिस्टम को, तो हो सकता है वो 2 किलो जूल वर्क करके आपको दे, बट ऐसा नहीं हो सकता कि वो 5 किलो जूल का ही वर्क देगा, क्योंकि जो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट है वो क्या देगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क देगा। यही हमें जूल जी ने बताया। अगला स्टेटमेंट आता है हमारा कि हीट जो है वो वर्क है। इसी स्टेटमेंट को अगर आप और एक्सप्लोर करें तो बोलता है कि हीट क्या है, वर्क है, और जो वर्क है वो क्या है, हीट है। मतलब हीट इज वर्क और वर्क इज हीट, वर्क इज हीट। देखिए अभी तक हम बोल रहे थे कि जो हीट है वो वर्क के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, और वर्क जो है वो हीट के इक्वल नहीं है, बट अभी हमने बोल दिया हीट इज वर्क एंड वर्क इज हीट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड वाइज दे आर नॉट इक्वल, बट दे आर इक्वल इंपैक्ट वाइज। इंपैक्ट वाइज अगर आप देखें, मतलब जो इनका अल्टीमेट इफेक्ट रहेगा उसके कारण ये इक्वल है। ये इक्वल इसलिए नहीं है कि यहाँ पे अमाउंट सेम रहने वाला है, मतलब 5 किलो जूल हीट आपको 5 किलो जूल वर्क देगा, इसलिए ये इक्वल नहीं है। ये इक्वल इसलिए है, हीट वर्क इसलिए है, या वर्क हीट इसलिए है, क्योंकि जो इनका अल्टीमेट इफेक्ट रहेगा किसी सिस्टम में, वो क्या करेगा, वो केवल और केवल उसकी एनर्जी को बढ़ाएगा या एनर्जी को घटाएगा। मतलब जो भी उसमें स्टोर एनर्जी होगी वो उसके साथ छेड़छाड़ करेगा। तो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई सिस्टम है और मैंने उसमें कुछ हीट दी और कुछ वर्क दिया, कितना हीट और वर्क दिया वो मुझे पता है, और अल्टीमेटली उसका मैंने बढ़ा दिया 10 किलो जूल का एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने कितने किलो जूल हीट दी और कितने किलो जूल वर्क दिया होगा कि अल्टीमेटली इसमें 10 किलो जूल एनर्जी स्टोर हुई। तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि हीट और वर्क क्या है, ये इनका जो अल्टीमेट इफेक्ट है वो क्या है, सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाना या सिस्टम की एनर्जी को घटाना। नो मैटर कि आपने हीट से बढ़ाई या वर्क से बढ़ाई, अल्टीमेट रिजल्ट इज कि वो एनर्जी बढ़ाएंगे। तो इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, हीट भी जब एनर्जी बढ़ाएगा या एनर्जी घटाएगा, वर्क का इंपैक्ट भी अल्टीमेटली एनर्जी को बढ़ाने या घटाने में होगा। तो मतलब हीट और वर्क क्या है, एक ही है, ये डिफरेंट नहीं है। इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे आता है।
ठीक है ना? ऐसा नहीं समझना है इसको कि जो हीट है वो वर्क के इक्वल होगी, मतलब अगर आप किसी सिस्टम को 5 किलो जूल दे रहे हैं तो आपको 5 किलो जूल वर्क मिलेगा। ये बिल्कुल भी गलत है, बिकॉज़ यहाँ पे ये इम्पैक्ट वाइज सेम है, इनका जो इम्पैक्ट रहेगा किसी सिस्टम पे वो सेम हो सकता है, बट जो इनका मैग्नीट्यूड रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, कि जो हमारी एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। और ये सबको पता भी होता है कि हम अगर कहीं से किसी सिस्टम में एनर्जी दे रहे हैं, कहीं से भी मैंने इस सिस्टम में एनर्जी दी और इस सिस्टम ने वो एनर्जी तो रिलीज करनी ही है, तो जहां भी ये एनर्जी रिलीज करेगा वो अल्टीमेटली कहां चले जाएगी, जहां से आपने ली। मतलब यूनिवर्स से अगर आप कितनी भी एनर्जी लें तो वो एनर्जी कहां जाने वाली है, यूनिवर्स में ही रहेगी। तो इसीलिए जो एनर्जी है वो हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ना ही आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं। मैकेनिकल को हीट एनर्जी में बदल सकते हैं, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं। तो ये आप जस्ट उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एनर्जी जो रहेगी वो कंजर्व रहेगी। तो इन्हीं हमारे छोटे छोटे लॉज के कारण पूरा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कवर होता है। देखिए, अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। किसी भी सिस्टम के लिए उसमें जब भी एनर्जी या हीट का ट्रांसफर हो तो उसके लिए साइन कन्वेंशन कैसे लिया जाता है। देखिए, जब भी आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्टिंग मैंने कहा वो कहां से हुई, स्टीम इंजन से हुई, तो आपको साइन कन्वेंशन भी स्टीम इंजन को देखते हुए लेने हैं। जैसे अगर इस स्टीम इंजन में आप हीट देते हैं, कैसे, कंबशन करके फ्यूल का, तो उससे आपको क्या मिलने वाला है, अल्टीमेटली वर्क मिलेगा। मतलब आपने हीट दी अंदर और आपको क्या मिला, वर्क मिला। स्टीम इंजन हमने इसीलिए बनाया है कि हमारा जो वर्क है, आउटपुट, वो इंक्रीज करे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमेशा इंक्रीज करना चाहिए। मतलब ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जो हम हीट दे रहे हैं उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या है कि वो हमें वर्क आउटपुट देगा। मतलब जितना ज्यादा हम हीट इनपुट देंगे उतना ज्यादा हमें वर्क आउटपुट मिलेगा। तो अगर हमें वर्क आउटपुट बढ़ाना है तो हमें क्या बढ़ाना होगा, क्यू इनपुट भी बढ़ाना होगा। मतलब कि ये भी पॉजिटिव होना चाहिए अगर आपको वर्क आउटपुट भी पॉजिटिव चाहिए। तो हमेशा याद रखिए, किसी भी सिस्टम को दी जाने वाली हीट जो है वो पॉजिटिव रहेगी और उससे किया जाने वाला वर्क क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। दूसरी बात, अगर ये सिस्टम आप इसको कुछ हीट देते हैं और ये कुछ सिस्टम जो है हीट को रिजेक्ट करता है। अब ये हीट को रिजेक्ट कर रहा है तो इससे क्या हो रहा है, वर्क आउटपुट में से इसने कुछ हीट रिजेक्ट कर रहा होगा, है ना। अगर ये पूरा का पूरा क्यू इन डब्ल्यू आउट में बदल जाता तो सही रहता, बट यहाँ पे कुछ रिजेक्ट कर रहा है। रिजेक्ट कर रहा है तो उसके कारण जो वर्क आउटपुट है, जो आपको चाहिए है, वो कम हो रहा है। वो कम हो रहा है तो ये हीट रिजेक्शन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, बिकॉज हमको ये चाहिए ही नहीं। दूसरी बात, अगर आपको इस स्टीम इंजन को वर्क देना पड़ता है, क्योंकि आईसी इंजन में भी आप देखते होंगे आपको क्या करना पड़ता है, वर्क देना पड़ता है। आईसी इंजन में आपको फ्लाईव्हील को या मोटर के थ्रू इनिशियली वर्क देना पड़ता है ताकि आपकी साइकिल जो है कंटिन्यूअसली चले। तो अगर आप उसमें वर्क देते हैं, अगर आप इसमें वर्क इन करते हैं, तो वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज आप इस पे वर्क दे रहे हैं, आप इसमें वर्क दे रहे हैं, और जबकि आपको चाहिए क्या था, वर्क चाहिए था, देना नहीं था। तो इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है कि जो वर्क इनपुट है वो आप चाहते हैं कि वो ना ही हो। तो इस जब भी आप किसी सिस्टम को हीट देते हैं, मतलब क्यू इन होता है, तो वो जो हीट आप लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर क्यू आउट होता है, रिजेक्ट होता है, तो जो हीट लेंगे वो नेगेटिव होगी। अगर वर्क जो है वो किसी सिस्टम को दिया जाता है तो वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वो हमसे वर्क ले रहा है। और अगर वो हमें वर्क दे दे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज यहाँ पे हमें वर्क मिल रहा है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि वर्क गिवन टू द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क टेकन फ्रॉम द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। ऐसा ही हीट के साथ भी होगा, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज नेगेटिव, हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास जब भी आता है आपको साइन कन्वेंशन सीधे याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं कि किसी साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो साइकिल के लिए अगर आप देखें, ये हमारी कोई साइकिल है मान लिया, उसके लिए हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा। हम बोल भी सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल। तो ये हमारा पीवी डायग्राम है और इस पीवी डायग्राम में हम इस साइकिल को ड्रॉ करते हैं। साइकिल, जैसे कि हमने कहा, इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो दो से ज्यादा प्रोसेस से मिलकर के बनी होगी और उसमें जो इनिशियल प्रॉपर्टी होगी किसी भी सिस्टम की, वो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है फाइनल प्रॉपर्टी के। तो अगर हमारा ये जो 1 to 2 प्रोसेस है, मान लिया इसमें कुछ हीट जाता है क्यू इन, सिस्टम को कुछ हीट देते हैं, 2 to 3 में हमें कुछ वर्क मिलता है डब्ल्यू आउट,
3 to 4 में हमारा कुछ हीट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है Q आउट। 4 to 1 में हमने मान लिया कि हमने कुछ वर्क दिया इस सिस्टम को W इन। तो अगर हम इस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं साइकिल का, तो वो स्टेटमेंट क्या बोलता है कि नेट ट्रांसफर ऑफ हीट फॉर अ साइकिल इज इक्वल्स टू नेट ट्रांसफर ऑफ वर्क, या फिर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क ट्रांसफर। अब यहाँ पे जो हमने डेल लिखा है इसका मतलब क्या है, इसकी जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हमें पता है कि हीट और वर्क दोनों ही पाथ फंक्शन है। ठीक है, वर्क पाथ फंक्शन है वो हमने प्रूफ किया था, हीट पाथ फंक्शन होगा वो आज हम प्रूफ करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो डेल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस इनफाइनेटिसिमल स्मॉल एलिमेंट को, जो कि हीट और वर्क ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करेगा। तो डेल क्यू जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इस स्मॉल एलिमेंट के हीट ट्रांसफर को, और इसी स्मॉल इनफाइनेटिसिमली स्मॉल एलिमेंट के वर्क को ये डेल डब्ल्यू रिप्रेजेंट करने वाला है। So now we can say, according to this first law of thermodynamics, for a closed system undergoing a thermodynamic cycle, the net heat transfer is equals to net work transfer। और मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो अगर मैं इस प्रोसेस के लिए भी लिखता, इस साइकिल के लिए भी लिखता, कैसे होता, यहाँ पे आपने हीट दी है Q इन। अब आपको साइन कन्वेंशन पता है, जब भी हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं वो क्या होती है, पॉजिटिव। Q इन विल बी पॉजिटिव। तो हमें क्या करना है, हीट ट्रांसफर को वर्क ट्रांसफर के इक्वल लिखना है। तो हीट ट्रांसफर क्या क्या हो रहा है, Q इन हीट ट्रांसफर हो रहा है और Q आउट हीट ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि Q आउट रिजेक्शन हो रहा है इसलिए वो नेगेटिव लिया, इज इक्वल्स टू W इन हो रहा है। तो इन क्या है, इन होगा नेगेटिव का और आउट होगा पॉजिटिव का। तो आप इसको लिख सकते हैं W आउट माइनस W इन। ठीक है, तो यही हमारा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ साइकिल। अगर हमारे पास ऐसा कुछ आता है हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर, तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। या फिर आपको अगर प्रूफ करना है कि कैसे ये हो रहा है, तो आपको हमेशा पता होता है कि जितना भी आपने इनपुट में हीट दिया, इनपुट में जो भी दिया वो आउटपुट के इक्वल होगा। इनपुट में आपने क्या दिया, हीट दिया Q इन। इनपुट में आपने वर्क भी दिया, तो हीट और वर्क का जो सम है वो आउटपुट के हीट और वर्क के इक्वल होना चाहिए। तो आपने ये लिख लिया। अब अगर आप यहाँ से एक चीज देखें, तो आप इस इनपुट को हीट के साथ लाएं तो ये क्या हो जाएगा। अभी आपको क्योंकि इस समय ये नहीं पता कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, आप जस्ट ये ले रहे हैं कि जितनी आपने इनपुट में हीट दी या जितना इनपुट में वर्क दिया वो आउटपुट में मिलने वाले हीट और वर्क के सम के बराबर होगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि अपने ही आप यहाँ पे जो Q आउट है वो नेगेटिव का आ जाएगा, और जो W इन है वो भी नेगेटिव का आ जाएगा जब वो दूसरी साइड जाएगा। तो इसीलिए हम जब भी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो हमारी क्या है, पॉजिटिव है, और जब भी सिस्टम से हीट रिजेक्ट होती है वो नेगेटिव लेते हैं। और वर्क हमें सिस्टम से मिल रहा है तो वो पॉजिटिव लेंगे, और वर्क अगर सिस्टम को दिया जा रहा है तो वो नेगेटिव लेंगे। तो ये इक्वेशन भी आपको बताती है कि जितनी एनर्जी आपके पास इनपुट में दी होगी उतनी आपको आउटपुट में मिलेगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहती है। देखिए, किसी भी डायग्राम के अंदर हमारे पास दो टाइप की साइकिल होती है। अगर हमारे पास पीवी डायग्राम बन रहा है कहीं पे, या तो उसमें जो रोटेशन हो रहा होगा उस साइकिल का वो एंटी क्लॉकवाइज होगा या फिर वो क्लॉकवाइज होगा। अगर वो क्लॉकवाइज है तो जो हमें वर्क मिलने वाला है उस साइकिल से वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब हमें साइकिल से कुछ वर्क मिलेगा। और अगर हमारे पास, ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज और ये हो गया क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव वर्क मिलेगा, मतलब हमें वर्क आउटपुट मिलेगा। मतलब जो ये डिवाइस होगा जिसके लिए हमने साइकिल बनाई है वो क्या हो सकता है, वो इंजन हो सकता है, क्योंकि इंजन क्या करता है, वर्क प्रोड्यूस करता है। वो टरबाइन हो सकता है, क्योंकि टरबाइन भी क्या करता है, वर्क हमें देता है। बट अगर वो आपका रेफ्रिजरेटर है या हीट पंप है तो उसमें हमेशा देखना एंटी क्लॉकवाइज साइकिल आपको दिखती है, क्योंकि उसमें हमें कुछ वर्क देना पड़ता है और इसीलिए वहां पे वर्क क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब बात करते हैं कि प्रोसेस के लिए हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो हमने ये डायग्राम बनाया पीवी डायग्राम, इसमें हमारे पास तीन प्रोसेस हैं। एक हो रही है, ये हमारा पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2। तो एंड पॉइंट सेम है। एक प्रोसेस है 1A2, दूसरी प्रोसेस है 1B2 और तीसरी प्रोसेस है 1C2। तो मान लिया हमने ये हमारा कोई साइकिल बना रही है। कितनी साइकिल यहाँ पे बनती है, एक साइकिल है 1A2B1, दूसरी साइकिल है 1A2C1। दो टाइप की साइकिल यहाँ पे मिली, और इन दोनों ही साइकिल के लिए अगर हम साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, फॉर साइकिल 1A2B1 के लिए अगर हम लगाएं
अगर हम इस साइकिल 1A2 B1 के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू नेट वर्क ट्रांसफर। मतलब कि 1A2 प्रोसेस में जितना हीट ट्रांसफर हो रहा होगा डेल क्यू 1A2, जितना 1B2 में हीट ट्रांसफर हो रहा होगा डेल क्यू 1B2, वो इक्वल होगा किसके, जितना भी आपका वर्क ट्रांसफर हो रहा होगा 1A2 प्रोसेस में और जितना हो रहा होगा 1B2 प्रोसेस में। ठीक है, हमें नहीं पता वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, हमने उनको पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव भी होंगे तो नेगेटिव ही रहेंगे। फिर अगेन हमने फर्स्ट लॉ लगाना है दूसरी साइकिल पे 1A2 C1 पे। क्या हो जाएगा, dq 1A2 प्लस dq 1C2 इज इक्वल्स टू dw 1A2 प्लस dw 1C2। दोनों को ही हम एक दूसरे से माइनस कर देंगे। यहाँ पे माइनस करते हैं तो क्या होगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये भी नेगेटिव का, ये भी नेगेटिव का, ये भी नेगेटिव का, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, डेल क्यू 1B2 माइनस डेल क्यू 1C2 इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू 1B2 माइनस डेल डब्ल्यू 1C2। ठीक है, ये हमारे पास बच जाता है। अब हमें पता है कि वर्क ट्रांसफर जो है वो क्या है, पाथ फंक्शन है। जैसे कि हमने प्रूफ किया था डायग्राम से कि पीवी डायग्राम जब आप इसका बनाते हैं और आप यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या वर्क जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी होगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इस छोटे से एरिया के लिए तो वो क्या निकालता है, वो उसका एरिया निकालता है। और एरिया बढ़ने के साथ साथ आपका वर्क ट्रांसफर चेंज होता है और पाथ चेंज होने के साथ साथ एरिया चेंज होता है और उसके कारण आपका वर्क ट्रांसफर चेंज होता है। तो उसीलिए हमने वर्क को क्या कहा था, एक पाथ फंक्शन कहा था। अब बात करें कि जो ये हीट ट्रांसफर है ये भी क्या पाथ फंक्शन है। अब क्योंकि पाथ फंक्शन है मतलब जो हमारा dw था 1B2 के लिए वो dw 1C2 के लिए इक्वल नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे भी देखें कि जो हमारा 1B2 पाथ है, 1B2 पाथ ये है और 1C2 पाथ ये है, 1B2 के अंदर आने वाला एरिया ये है, मतलब इसके लिए वर्क ट्रांसफर इतना होगा। और इसी के लिए अगर आप देखें 1C2 के लिए प्रोसेस के लिए देखें और 1C2 के लिए कितना एरिया है, इतना एरिया है, मतलब इसके लिए जो वर्क ट्रांसफर होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है जो 1B2 होगा वो 1C2 के वर्क ट्रांसफर के इक्वल नहीं होगा। और आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि जो dw 1B2 है उसको अगर आप माइनस कर दें 1C2 से तो वो क्या होगा, जीरो के इक्वल कभी नहीं हो सकता है। अब क्योंकि ये जो आपका टर्म है पूरा, ये जो टर्म है वो पूरा इक्वल है इसके, तो मतलब ये भी क्या होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। अब ये भी अगर जीरो के इक्वल नहीं होता है मतलब ये भी क्या है, डिपेंड नहीं कर रहा है पाथ पे, क्योंकि अगर आप इसको भी देखें तो ये भी क्या बन जाएगा, डेल क्यू 1B2 डज नॉट इक्वल्स टू डेल क्यू 1C2। मतलब पाथ के चेंज होने पर ये प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है, इसीलिए हम हीट को क्या बोलते हैं, ये भी एक पाथ फंक्शन है। पहला कंक्लूजन ये निकल के आता है इससे। दूसरा हमारे पास प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निकलता है इससे। अगर आप देखें यहाँ पे, अब अगर आप देखें यहाँ पे इस इक्वेशन फर्स्ट को क्या करते हैं आप, 1B2 प्रोसेस के लिए जो भी हमारे पास हीट और वर्क ट्रांसफर है उसको एक साइड ला देंगे। 1B2 के लिए हीट ट्रांसफर माइनस डेल डब्ल्यू 1B2 इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू 1C2 माइनस डेल डब्ल्यू 1C2। अब अगर आप इसमें 1B2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, मतलब कि जितना भी हीट और वर्क का डिफरेंस है 1B2 पाथ के लिए वो किसके इक्वल है, वो उसी डिफरेंस के इक्वल है जो आपका किसी दूसरे पाथ 1C2 के लिए है। मतलब जो हीट और वर्क का डिफरेंस है वो क्या है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। चाहे वो 1B2 पाथ है चाहे वो 1C2 पाथ है, दोनों के लिए ही वो क्या है, इक्वल है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब कि जो ये प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं हो रही है वो क्या है, वो पाथ फंक्शन नहीं है, वो पॉइंट फंक्शन है। बिकॉज वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो एंड पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है। एंड पॉइंट सेम होने पर वो सेम है। तो यहाँ पे जो पॉइंट फंक्शन है वो क्या है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। और दूसरी चीज वो क्या है, वो है एक एनर्जी। तो यहीं से हम लिख सकते हैं कि जो dq माइनस dw हमने देखा, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा और वो क्या है, एक पाथ फंक्शन है, तो उसको हम लिख लेते हैं वो क्या है, एक एनर्जी है। अब एनर्जी आपकी बहुत सारे टाइप की होती है, जैसे हमने पढ़ा था एनर्जी में आपका इंटरनल एनर्जी आता है, काइनेटिक एनर्जी आता है, पोटेंशियल एनर्जी आता है।
अब जो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आता है, अगर आप पूरे मास की बात कर रहे हैं तो ये नेग्लिजिबल होगा, बिकॉज़ हमारा जो मास है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, इक्विलिब्रियम होता है। उस पे बाहर से कोई फ़ोर्स एक्ट नहीं करता क्योंकि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है। क्योंकि हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारा सिस्टम रहेगा वो सभी इक्विलिब्रियम में होगा। उसमें तीनों के तीन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश रहेंगे, चाहे वो मैकेनिकल हो, केमिकल हो या थर्मल हो। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपका ज़ीरो रहेगा मैक्रोस्कोपिकली। बट माइक्रोस्कोपिकली कहें तो आपके पास इंटरनल एनर्जी भी होता है, कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है, ऐसे ही रोटेशन एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी आपके पास रहती हैं। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है ये माइक्रोस्कोपिक वाली हैं, बट इनकी वैल्यू भी नेग्लिजिबल होने के कारण इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, इंटरनल एनर्जी बचता है। ठीक है, तो इसलिए हम लिख लेते हैं कि जो dq माइनस dw होगा ये क्या होगा, du के इक्वल होगा, बिकॉज एनर्जी में सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो इंटरनल एनर्जी की है। अब हम लिख सकते हैं कि जो हमारा डिफरेंस है हीट का, हीट ट्रांसफर का और वर्क ट्रांसफर का, वो इक्वल है किसी एनर्जी के, और वो एनर्जी है इंटरनल एनर्जी। और ये इंटरनल एनर्जी है तो ये क्या है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। ये किस पे डिपेंड करती है, ये पॉइंट पे डिपेंड करती है, क्योंकि हमने देखा क्यों ऐसा है। और पॉइंट पे डिपेंड कर रही है तो मतलब ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसीलिए हमने इसको du लिखा है। क्योंकि ये हीट और वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है, इसलिए हमने इनको del q लिखा है ना। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, पॉइंट फंक्शन है, और इन्हीं सभी प्रॉपर्टीज के कारण हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं कि ये क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, हम इसको पहले डिस्कस कर भी चुके हैं कि जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो कैसे निकलता है। अगर आपको बाद में कभी निकालना होगा, वो निकलता है mcv dt से। क्योंकि इंटरनल एनर्जी जब भी हम बात करते हैं, हम वहाँ पे बात करते हैं टेम्परेचर की, काइनेटिक एनर्जी की। और काइनेटिक एनर्जी आपके सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम में बढ़ता है। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम है, मतलब जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है, और उसमें आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं हीट देके, तो सिर्फ और सिर्फ हीट देने पर टेम्परेचर ही राइज होगा, वर्क नहीं होगा। और वर्क नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो इसीलिए कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम में ही आपका इंटरनल एनर्जी जो है वो mcv dt के इक्वल होती है। दूसरी चीज, जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। क्या होती है, जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब यही जो हमने लिखा है dq माइनस डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी यू, ये लिख लिया जाता है कुछ इस तरीके से, dq इज इक्वल्स टू, मतलब किसी भी सिस्टम को दी जाने वाली हीट उसकी इंटरनल एनर्जी को राइज करती है और कुछ वर्क करती है। तो यहीं से हम बोल सकते हैं कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज और रेज इट्स इंटरनल एनर्जी एंड टू डू सम वर्क। जब भी हम किसी सिस्टम को अगर कुछ हीट देते हैं तो वो यूटिलाइज होती है उसकी इंटरनल एनर्जी को राइज करने में। साथ ही साथ अगर इंटरनल एनर्जी इतनी राइज हो जाती है कि उसके बाद सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाते, तो उनका फर्दर रिएक्शन क्या होता है कि वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो यहीं से हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसी प्रोसेस के लिए निकलता है। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आती है कि जो डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है किसी भी प्रोसेस के लिए। बट वो प्रोसेस कैसी होगी, वो प्रोसेस कैसी होगी, अब वो प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें हमारा जो फॉरवर्ड प्रोसेस है, ये मेरी कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है 1 से लेकर 2 तक। इस पाथ को जब मैं फॉलो कर रहा हूं तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है कि 1 से लेकर 2 तक जाना, इस प्रोसेस को फॉलो करना, और जितने भी चेंजेस इसमें हुए होंगे, लाइक अगर हीट ट्रांसफर हुई, वर्क ट्रांसफर हुई, हीट आपने सिस्टम को दी, तो 2 से 1 के दौरान वही सारे चेंजेस अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मतलब जो इम्पैक्ट रहेगा फॉरवर्ड का वो रिवर्स के अपोजिट होगा। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो भी प्रोसेस हुई उसके कारण होने वाले जो भी चेंजेस होंगे सिस्टम और सराउंडिंग में, वो रिवर्स प्रोसेस में या रिवर्स डायरेक्शन में होने वाली प्रोसेस के अपोजिट होंगे। तो वो सारे चेंजेस हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस में अपोजिट हो जाएंगे इस फॉरवर्ड के।
तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं 1 टू 2 प्रोसेस में मतलब फॉरवर्ड प्रोसेस में सिस्टम को कुछ हीट देता हूं क्यू सराउंडिंग से, तो उतनी ही हीट, सेम अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम से वापस सराउंडिंग में चले जाएगी रीस्टोरिंग प्रोसेस या रिवर्सिबल प्रोसेस में। क्लियर? तो ये हमारी दो प्रोसेस इसमें हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि जो एंड पॉइंट्स हैं वो पहले भी वैसे ही थे और बीच के पॉइंट्स भी वैसे ही हैं। ठीक है ना, मतलब जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो रही है। स्टेट चेंज नहीं हो रही है मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी वो क्या मिलने वाली है, पॉइंट फंक्शन की प्रॉपर्टी मिलेगी। मतलब कि यहाँ पे आपका पॉइंट फंक्शन रहेगा, बिकॉज 1 से 2 प्रोसेस लें या 2 से 1 प्रोसेस लें, सभी पॉइंट सेम ही हैं और सेम होने के कारण उनकी प्रॉपर्टी हर एक पॉइंट पे नहीं बदलती, जिसके कारण वो क्या है, ये जो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है उसका रिलेशन है पॉइंट फंक्शन के साथ। ऐसे ही अगर आप इरिवर्सिबल प्रोसेस में देखते हैं और आप कोई सा भी डायग्राम बनाते हैं, लेट्स से मैंने कह दिया टीएस डायग्राम आप बना रहे हैं और आप जाते हैं 1 से लेकर 2 तक, आपने कोई प्रोसेस करी, यहां से 1 से लेकर 2 तक आपने कोई प्रोसेस करी, अब आप वापस जाना चाहते हैं इस पॉइंट 1 तक, तो आप क्या जा सकते हैं? नहीं जा सकते। आप कोशिश भी करेंगे तो आप किसी पॉइंट 1 डैश तक पहुंचेंगे बट 1 तक नहीं पहुंच सकते, बिकॉज क्योंकि आपने क्या करा, जब ये फॉरवर्ड प्रोसेस करी तो उस दौरान क्या हुआ, एंट्रोपी कुछ इंक्रीज हुई। अब आपको अगर उसी पॉइंट तक पहुंचना है तो आप उस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते, बिकॉज क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होगा तो एंट्रोपी जनरेशन होगा, जिसके कारण क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी या डिक्रीज करेगी, वो हमेशा ही बढ़ेगी, बिकॉज ड्यू टू फ्रिक्शन या ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी या जो भी इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी रहती है सिस्टम की, उसके कारण। तो आप अगेन वही प्रॉपर्टी नहीं अपने सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकते हैं जो प्रॉपर्टी पहले थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, मतलब कि आपका जो एंड पॉइंट था वो चेंज हो गया। एंड पॉइंट चेंज हो गया तो जो ये जो रिलेशन है रिवर्सिबल प्रोसेस का, वो पॉइंट फंक्शन के साथ नहीं रहा। किसके साथ रहेगा फिर? वो पाथ फंक्शन के साथ रहेगा। क्लियर है? तो पॉइंट फंक्शन में हमने कहा था कि पॉइंट फंक्शन में जो प्रॉपर्टी रहती है किसी एक पॉइंट पे वो सेम रहेगी। तो यही बात हमें ये बताती है कि अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो इंटरनल एनर्जी है ये हमने कहा ये पॉइंट फंक्शन है, वर्क जो है हमने कहा वो पाथ फंक्शन है। अब ये अगर पाथ फंक्शन है तो ये किसको फॉलो करेगा? ये फॉलो करेगा इरिवर्सिबल को, बिकॉज इरिवर्सिबल में क्या हो जा रहा है, वही सेम पॉइंट्स आपको वापस से नहीं मिल सकते जो आपने पहली प्रोसेस फॉरवर्ड प्रोसेस के दौरान लिए थे। ठीक है ना? तो फॉरवर्ड प्रोसेस के दौरान जो आपको पॉइंट मिला था, इनिशियल प्रॉपर्टी थी, वो आपके जो पॉइंट थे सारे के सारे स्टेट थे वो चेंज हो गई, और स्टेट चेंज होने से ये पॉइंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है, ये पाथ फंक्शन से रिलेटेड है। और पॉइंट फंक्शन से कौन है? रिवर्सिबल है। तो क्योंकि इसमें पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन दोनों हैं, इसलिए जो ये इक्वेशन है ये यूज होगी दोनों ही प्रोसेस के लिए, चाहे वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। अब अगर हमें इसी प्रोसेस को जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए है, इसको हमें सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमने कहा था जो dw है वो किसके इक्वल होता है? pdv के इक्वल होता है। इसमें ये भी क्या है? पाथ फंक्शन। ये भी क्या है? पाथ फंक्शन। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। तो पॉइंट फंक्शन होने के कारण ये फॉलो करेंगे किसको? रिवर्सिबल प्रोसेस को। तो ये क्या है, जो ये इक्वेशन है ये हमेशा एप्लीकेबल होगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अगर आपको इसको भी रिवर्सिबल में चेंज करना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट dw की जगह पर pdv रखना है। तो इंटरनल एनर्जी, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों ही पॉइंट फंक्शन है, इसलिए ये जो इक्वेशन है फर्स्ट लॉ की, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगी? सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है ना? सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए।